मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। चेतन वर्मा की जिंदगी में हमेशा एक तरतीब थे। सुबह 7 बजे उठना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना, सब कुछ एक लकीर पर चलता था। जैसे उसके खुद के बनाए नक्शों में हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाज़ा अपनी सही जगह पर होता था। चेतन सिविल इंजीनियर था। उसके लिए दुनिया माप और अनुपात में बटी थी। जो नापा जा सके वो सच, जो ना नापा जा सके वो बस वहम। उस रात तक यही मानता था वो। बात उस साल की है जब शहर की नगर पालिका को एक सरकारी ठेका मिला था मालपुर गांव में एक प्राइमरी स्कूल बनाने का। गांव छोटा था, ज़रूरत बड़ी थी। बच्चे 3 कोस दूर दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे। कंपनी के साहबों ने फैसला किया कि पहले डिज़ाइन तैयार होगा, फिर मंजूरी, फिर निर्माण। डिज़ाइन का काम चेतन को मिला। उसने पूरे 2 हफ्ते लगाए। क्लासरूम का रुख पूरब की तरफ रखा ताकि सुबह की रोशनी सीधे बच्चों के चेहरों पर पड़े। बारामदा चौड़ा, खिड़कियां बड़ी, हवा का रास्ता सोच कर बनाया। स्कूल का हर कोना उसने दिल में सोचा था। शायद इसीलिए वो खुद जानता था कि मुखिया जी को समझना ही होगा और इसीलिए वो खुद जाना चाहता था। अरे किसी को भेज दो यार, उसके बॉस ने कहा था। नहीं साहब, डिज़ाइन मेरा है, अगर कोई सवाल पूछे तो मैं बेहतर जवाब दे सकता हूँ। बॉस मुस्कुराए थे, उस तरह जैसे बड़े बुजुर्ग मुस्कुराते हैं जब जवान की बात में जज्बा दिखे। अक्टूबर का महीना था। सड़क के दोनों तरफ खेत थे। धान कट चुकी थी। जमीन खुरदरी और धूसर दिख रहे थे। चेतन की गाड़ी कच्ची सड़क पर चलती रही। उसके लैपटॉप बैग में नक्शे थे, कागजों का एक रोल था और एक छोटी सी डायरी जिसमें वो हर प्रोजेक्ट के नोट्स रखता था। दोपहर के करीब 2:30 बजे वो मालपुर पहुंचा। गांव में उसकी गाड़ी देखकर बच्चे दौड़ पड़े। एक बुजुर्ग ने चादर ठीक की और खड़े हो गए। किसी ने पानी का गिलास ला कर दिया। इंजीनियर साहब आए थे। ये बात ज़्यादा बड़ी थी गांव के लिए। मुखिया रामकिशन यादव एक उम्रदराज इंसान थे। माथे पर गहरी लकीरें, आंखों में वो तजुर्बा जो सिर्फ साल गिनने से नहीं आता। उन्होंने चेतन को चारपाई पर बिठाया, खुद भी बैठे और नक्शा खोल कर देखने लगे। चेतन ने समझाया एक एक बात, कमरों की तादाद, छत की ऊंचाई, बाथरूम की जगह, पानी की टंकी का रुख। मुखिया जी सुनते रहें, बीच बीच में गर्दन हिलाते रहें। बहुत सोच कर बनाया है बेटा, आखिर में बोले। बच्चों के लिए अच्छा होगा। सौदा पक्का हो गया। चेतन ने फ़ोन करके बॉस को खबर दी। बॉस की आवाज़ में खुशी थी, वो खुशी जिसमें राहत भी होती है। तब तक शाम उतर आई थी। आसमान का रंग जब नारंगी से भूरा होने लगा, चेतन ने अपनी घड़ी देखी। 5:40। मुखिया जी, अब मैं निकलता हूँ। रामकिशन ने माथे पर बल डाले। बेटा, इस वक्त रात हो जाएगी। रास्ते में कच्ची सड़क है, जगह जगह गड्ढे हैं, अकेले हो। गाड़ी अगर कहीं फंस गई तो? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। नहीं बेटा। मुखिया जी की आवाज़ में एक अजीब दृढ़ता थी। ना जिद, ना ज़बरदस्ती, बस एक गहरी चिंता। आज यहीं रहो। सराय खाना है गांव में, साफ सुथरा कमरा मिल जाएगा। सुबह तड़के निकल जाना।
गांव के 2-3 लोग और भी वहां थे। सबने यही कहा। चेतन ने एक बार खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा तेजी से आ रहा था, जैसे किसी ने ऊपर से स्याही उड़ेल दी हो। उसने हामी भर दी। सराय खाना गांव के उत्तरी कोने में था। एक पुरानी हवेली जैसी इमारत, मगर ज्यादा सादा। मुखिया जी ने खुद उसे छोड़ने आए और सबसे अच्छा कमरा दिलाया। कमरा बड़ा था। एक चारपाई, एक लकड़ी की मेज, एक ताखा जिस पर पुराना दिया रखा था। खिड़की पर मोटे पर्दे थे। हवा में नमी और पुरानी लकड़ी की मिली झुली गंध थे। रात को खाना आ जाएगा, मुखिया जी ने कहा और चले गए। चेतन ने बैग एक तरफ रखा, जूते उतारे और जैसे ही चारपाई पर पीठ टिकाई, नींद ने दबोच लिया। इतना थका था वो कि सोचने की भी ताब नहीं था। नींद में कोई सपना नहीं था, सिर्फ अंधेरा, शांत, गहरा, बे आवाज। फिर एक हरकत। पहले लगा शायद हवा है, फिर लगा चूहा होगा। फिर एक हाथ, छोटा सा हाथ जो उसके कंधे पर रखा था और धीरे धीरे हिला रहा था। भैया उठो, खाने का वक्त हो गया है। चेतन की आंखें खुली। कमरे में कुछ रोशनी थे। खिड़की से आती चांदनी और दिए की कांपती लौ। उसकी आंखें धुंधली थी कुछ पल, फिर साफ हुई। सामने एक बच्चा खड़ा था, 9-10 साल का, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जो अंधेरे में भी कुछ ज्यादा ही चमकती लग रही थे। उसने सफेद कमीज पहनी थी, थोड़ी पुरानी, बाल बिखरे हुए। तुम कौन हो? चेतन ने पूछा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पलटा और दरवाजे की तरफ चल दिया। रुको, सुनो। मगर वो जा चुका था। चेतन उठा। उसके मन में कोई डर नहीं था, अभी नहीं, बस एक उलझन। शायद मुखिया जी का कोई पोता हो या सराय खाने का कोई बच्चा। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। हॉल में एक लंबी मेज थी, उस पर थाली रखे थे, रोटी, दाल, एक कटोरी में कुछ सब्जी। सब गर्म था, भाप उठ रहा था। और उस बच्चे के बगल में एक औरत खड़ी थी। उम्र कोई 35-36 साल, साड़ी पहने, बाल करीने से बंधे, चेहरे पर एक शांत, लगभग थका हुआ भाव। उसकी आंखें चेतन पर टिकी थी। ना मुस्कान, ना सवाल, बस एक गहरी स्थिर नजर। चेतन को अजीब लगा। आप कौन है? उसने पूछा। खाना खाइए साहब, औरत ने कहा। आवाज धीमी थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। चेतन ने एक पल उन दोनों को देखा। कुछ था जो उसे असहज कर रहा था। वो तय नहीं कर पा रहा था क्या। शायद उनकी चुप्पी, शायद उनकी आंखें, शायद वो तरीका जिसमें वो बिल्कुल भी हिले डुले नहीं, जैसे सांस भी रोक कर खड़े हों। वो बैठ गया, खाना खाने लगा। बच्चा उसके ठीक सामने बैठा, हाथ में गेंद रखे, एकटक उसे देखता हुआ। औरत पीछे खड़ी थी। तुम्हारा नाम क्या है? चेतन ने बच्चे से पूछा। मोहन। और इनका? उसने औरत की तरफ इशारा किया। दीदी है। बस इतना। चेतन ने दाल का एक घूंट लिया। यहाँ रहते हो तुम लोग? बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें चेतन ने पहली बार ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो उदासी जो उम्र के साथ आती है और जो बच्चों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप कहाँ स्कूल बनाएंगे? बच्चे ने अचानक पूछा। चेतन चौंका। तुम्हें कैसे पता? पूरे गांव को पता है। हाँ, उत्तर वाले खेत के पास जो जमीन है मुखिया जी की। बच्चा चुप हो गया, लेकिन चेतन को लगा जैसे उसका चेहरा बदल गया। एक पल के लिए एक परछाई गुजरी उस पर। क्या हुआ? चेतन ने पूछा। कुछ नहीं,
खाना खाइए। खाना खाते खाते चेतन ने देखा कि औरत ने एक बार भी कुछ नहीं कहा। वो बस खड़ी थी उसी जगह उसी तरह। और फिर उसे ध्यान आया, दीवार पर एक शीशा था, पुराना धुंधला। उसमें खाने की मेज दिख रही थे, चेतन दिख रहा था, थाली दिख रही थे, मगर वो औरत नहीं दिख रही थी, बच्चा भी नहीं। चेतन का हाथ रुक गया। रोटी का टुकड़ा थाली में वापस गिरा। उसने धीरे से ऊपर देखा। बच्चा अभी भी उसे देख रहा था। उसकी निगाह शांत, गहरी, थोड़ी उदास। भैया, उस जमीन पर पहले भी एक स्कूल था। चेतन का गला सूख गया। क्या? बहुत पहले, जब हम छोटे थे। बच्चे की आवाज अब बदल रहे थे, जैसे किसी पुराने रिकॉर्डिंग की तरह, थोड़ी धुंधली, थोड़ी दूर। वहां आग लगी थी रात को। औरत ने आंखें बंद कर ली। दीदी वहां पढ़ाती थी। हम 5 बच्चे थे उस रात, देर तक रुके थे पढ़ने के लिए। बच्चे की आवाज थरथराई। दरवाजा बंद हो गया था अंदर से, खिड़कियां सीखचों से बंद, और आग। कमरे में ठंड थी, अचानक असाधारण। हम निकल नहीं पाए। चेतन की कुर्सी उसके पीछे गिरी। वो उठ खड़ा हुआ, मगर पांव जैसे जमीन में गड़ गए। सामने वही दोनों थे, औरत और बच्चा, मगर अब उनमें कुछ बदल गया था। वो पहले जैसे ठोस नहीं थे। उनके किनारे धुंधले थे, जैसे धुएं की लकीर जो हवा में घुल रही हो। डरो मत, औरत ने पहली बार खुद बोला। उसकी आवाज, उसमें दर्द था, इतना गहरा कि चेतन का दिल भींच गया। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। तो क्यों आए? क्योंकि तुम स्कूल बना रहे हो उसी जमीन पर। चेतन ने कुछ नहीं कहा। उस जमीन में हम हैं, औरत ने कहा। हम और हमारे साथ जो गए वो सब, उस आग में 5 रूहें थी। 5 3 साल से उसी मिट्टी में दफन है। न कफन, न दुआ, न किसी ने हमारा नाम लिया। और अब तुम वहां स्कूल बनाओगे, मोहन ने कहा। बच्चे वहां पढ़ेंगे उस जमीन पर। तो क्या मैं वो काम नहीं करूं? नहीं, औरत ने सिर हिलाया। स्कूल बनाओ, जरूर बनाओ। बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, मगर पहले। उसकी आंखें भर आई, और उनकी रूहों की आंखों में आंसू देखना दुनिया की सबसे अजीब बात थी। पहले हमें याद करो, हमारा नाम लो। एक पत्थर लगाओ वहां, छोटा सा, जिस पर लिखा हो कि इस जमीन पर कभी 5 लोग थे जो यहीं के थे। कमरे में खामोशी थी, बस इतना। मोहन की आवाज बहुत दूर से आ रही थी, बस में भुलाया ना जाए। चेतन नहीं जानता था कि वो कब चारपाई पर वापस आया, नहीं जानता कि वो कब सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुले, खिड़की से तेज धूप आ रही थी। बाहर चिड़ियों की आवाजें थी, और हॉल से मुखिया जी की आवाज आ रही थी। वो उठकर हॉल में आया। मेज साफ थे, कोई थाली नहीं, कोई खाने का निशान नहीं। अरे उठ गए, चाय पियो बेटा। चेतन ने इधर उधर देखा। मुखिया जी, कल रात खाना कौन लाया था? मुखिया जी ने चाय का कप रखा। मैंने कहा था रमेश को, पर उसने कहा कि वो गया था तुम्हारे कमरे में, दरवाज़ा बंद था। उसने सोचा सो गए तो बाहर ही रख दिया। सुबह देखा तो खाना वहीं रखा था। चेतन ने मुखिया जी का चेहरा देखा। मुखिया जी, उस जमीन पर जहां स्कूल बनेगा, पहले कुछ था वहां? मुखिया जी का हाथ रुक गया। एक लंबी खामोशी। कहां से सुना तुमने? बस ऐसे ही। मुखिया जी धीरे धीरे बैठ गए। उनकी आंखें दूर कहीं चली गई, उस जगह जहां पुरानी यादें रहती है।
30 साल पहले उन्होंने कहा, इस गांव में एक छोटी सी पाठशाला थी, कच्ची मगर थे। एक मास्टरनी आते थे शहर से, सावित्री देवी। नौजवान थे, हौसलेमंद। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मुखिया जी की आवाज़ भारी हो गई। एक रात दिवाली के कुछ दिन बाद पाठशाला में आग लग गई। रात को वहाँ कुछ बच्चे थे, किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, और वो मास्टरनी भी। चेतन ने सांस रोकी। 5 लोग थे, मास्टरनी और 4 बच्चे। एक मोहन था, हमारे ही गांव का। मुखिया जी की आंखें लाल हो गई। दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। आग किसने लगाई आज तक पता नहीं चला। जांच हुई, बंद हो गई। ज़मीन खाली हो गई। धीरे धीरे सब भूल गए। वो चुप हो गए। मैं नहीं भूला। चेतन शहर वापस आया। उसने अपने बॉस से बात की। पहले बॉस हंसे, यार सपना था तुम्हारा। फिर चेतन ने जो कुछ बताया, उनकी आंखों का रंग बदलते दिखा। क्या चाहते हो तुम? एक पत्थर। स्कूल की नींव पड़ने से पहले उस जमीन पर एक स्मारक पत्थर लगाया जाए, उन 5 के नाम। सरकारी नहीं, बस एक मामूली सा पत्थर। बॉस ने लंबे वक्त तक कुछ नहीं कहा। ठीक है, आखिर में बोले, करते हैं। 3 महीने बाद जब स्कूल की नींव पड़ी, उस दिन पहले एक छोटी सी रस्म हुई। मुखिया जी ने दिया जलाया। एक सफ़ेद पत्थर लगाया गया जमीन के एक कोने में। उस पर नाम खुदे थे, सावित्री देवी और मोहन, रामू, गीता, कन्हैया, जो इस मिट्टी के थे और इसी में रहे। चेतन पत्थर के सामने बहुत देर खड़ा रहा। हवा चल रहे थे, अक्टूबर की हल्की साफ हवा। खेत सुनसान थे। उसे नहीं पता था कि उसने क्या महसूस किया उस पल। राहत थी, हाँ, और शायद कुछ और था जो शब्दों से बाहर था। स्कूल उस साल पूरा हुआ। उद्घाटन के दिन गांव के बच्चे नए कपड़े पहनकर आए थे। मुखिया जी ने फीता काटा। चेतन भी था वहाँ। उसकी नज़र बार बार उस सफ़ेद पत्थर पर जाती थी, और एक बार, सिर्फ एक बार, उसे लगा जैसे स्कूल के बारामदे में भीड़ से थोड़ा हटकर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, और उसके पास एक बच्चा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। चेतन ने आंखें मली। वो जगह खाली थी। अक्टूबर 30 साल पहले सावित्री देवी मालपुर की नहीं थी, शहर की थी। पढ़ी लिखी, बीएड की डिग्री, और एक जिद कि पढ़ाई उन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जिन तक कभी नहीं पहुंची। वो मालपुर आई थी, सरकारी तनख्वाह से आधी कम तनख्वाह पर। गांव ने उन्हें अपना लिया था। बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे, खासकर मोहन, जो हमेशा सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता था। मगर गांव में सब एक जैसे नहीं थे। एक जमींदार था, हरीलाल, उस जमीन का असली दावेदार जहां पाठशाला बनी थी। उसने जमीन दी थी, मगर दिल से नहीं। उसे डर था कि बच्चे पढ़ेंगे तो उसके खेतों में मजदूर कम होंगे, उसकी हुकूमत कमज़ोर होगी। और सावित्री देवी ने गांव की औरतों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। ये हरीलाल को मंजूर नहीं था। दिवाली के कुछ रोज़ बाद एक रात जब गांव में शोर शराबा था, सावित्री देवी ने कुछ बच्चों को रोका था, मोहन, रामू, गीता, कन्हैया। अगले दिन एक जिला स्तरीय परीक्षा थी। बस 1 घंटा और फिर घर जाना, किसी ने हरीलाल को बताया। और हरीलाल रात के घुप अंधेरे में, जब गांव का ध्यान दूसरी तरफ था, पाठशाला के दरवाजे पर आया। बाहर से कुंडी लगाई, तेल डाला, दिया सलाई जलाई। अंदर से आवाज़ें आई, चीखें, धक्के, रोने की आवाज़। मगर रात गहरी थी और आग तेज। सुबह तक राख बची थी। हरीलाल ने कहा, पता नहीं कैसे आग लगी,
दिए से लगी होगी। जहां चाय गई पैसे की ताकत बोलती थी केस बंद हो गया। हरिलाल बाद में शहर चला गया, वहां कुछ साल रहा। एक दिन मृत पाया गया कमरे में। मुंह पर डर का वो भाव था जो जीते जी नहीं, बस उस आखिरी पल में आता है जब कोई कुछ ऐसा देख लेता है जो ना देखना हो। कमरे में राख की गंध थी। वजह पुलिस ने लिखा दिल का दौरा। मालपुर का नया स्कूल आज भी खड़ा है। उसके कोने में वो सफ़ेद पत्थर है। हर साल दिवाली से पहले गांव की औरतें उस पत्थर पर एक दिया रख देती हैं। बच्चों को नहीं पता क्यों, मगर कोई ना कोई बुजुर्ग उन्हें बता देता है। वो 5 थे जो इस मिट्टी के थे, हम उन्हें याद करते हैं। और हर साल उस एक रात जब दिया जलता है, आसपास की हवा में एक अजीब सी महक आती है, किताबों और स्याही की। चेतन ने जब ये बात अपनी डायरी में लिखे तो आखिरी में एक ही वाक्य लिखा, मैं इंजीनियर हूँ, दुनिया को माप और अनुपात में देखता हूँ। मगर उस रात मालपुर में मैंने जो देखा उसे किसी भी माप में नहीं ढाल सकता। बस इतना जानता हूँ, कुछ रूहें जाती नहीं जब तक उन्हें याद ना किया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। नितिन अपने गांव का पहला लड़का था जिसकी नौकरी रेलवे में लगी थी। पूरा गांव उस दिन जश्न में डूबा हुआ था जब खबर आई थी कि नितिन को फाटक का गेटमैन बनाया गया है। उसके बाप ने मिठाई बंटवाई थी, माँ ने मंदिर में दिया जलाया था और गांव की औरतें घर घर जाकर बधाइयाँ दे रही थे। नितिन खुद भी बहुत खुश था। उसकी पोस्टिंग गांव के ही स्टेशन पर हुई थी। फाटक वहीं था जहां बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। ट्रेन गुजरते वक्त बैरियर के नीचे से दौड़कर निकल जाया करता था और बड़े होकर सोचा भी नहीं था कि एक दिन वही बैरियर उसकी जिम्मेदारी बन जाएगा। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। सुबह की पहली ट्रेन से लेकर रात की आखिरी ट्रेन तक नितिन अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता। फाटक के पास उसकी एक छोटी सी झोपड़ी नुमा कैबिन थी जहां वो चाय बनाता, बीड़ी पीने वालों से गपशप करता और गुजरने वाले ट्रक वालों से हाल चाल पूछता। उसकी इस मेहनत और मुस्तैदी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन किसी टेक्निकल खराबी की वजह से सिग्नल और फाटक के बीच का तालमेल बिगड़ गया। नितिन ने अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती थी, मगर सिस्टम ने धोखा दे दिया। एक बड़ा हादसा होते होते बचा। अगर ड्राइवर की नज़र वक्त पर ना पड़ती तो शायद उस दिन गांव में मातम छाया होता। जांच बैठी, अफसर आए, फाइलें बनी। आखिर में निकला कि कसूर तकनीकी था, नितिन का नहीं। मगर महकमे को बलि का बकरा चाहिए था। किसी को तो जिम्मेदार ठहराना ही था और वो बकरा नितिन बन गया। उसका तबादला हो गया एक दूर के अनजान स्टेशन पर। गांव वालों ने उसे दिलासा दी। बाप ने कहा, नौकरी है बेटा, चलती रहती है ऐसी बातें। मगर नितिन के दिल में एक हल्की सी कसक रह गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना सामान बांधकर नई जगह के लिए निकल पड़ा। वो स्टेशन अजीब था, बहुत पुराना, बहुत छोटा और बहुत सुनसान। दीवारों पर सीलन जमी हुई थी। स्टेशन का बोर्ड इतना धुंधला हो चुका था कि नाम पढ़ने के लिए आंखें गड़ानी पड़ती थी। दिन में बामुश्किल से 2 या 3 ट्रेनें गुजरती थी। बाकी वक्त सन्नाटा पसरा रहता।
फाटक चारों तरफ से खेतों और एक घने जंगल से घिरा हुआ था और रात होते ही वो जगह किसी और ही दुनिया में बदल जाती थी। फाटक पर 2 आदमी काम करते थे, एक नितिन जो दिन की ड्यूटी संभालता था और दूसरा फिरोज जो रात की ड्यूटी करता था। 15 दिन बाद दोनों की शिफ्ट बदलनी थे, ये यहाँ का दस्तूर था। फिरोज उम्र में नितिन से कोई 10-12 साल बड़ा था। चेहरे पर हमेशा एक थकी हुई सी मुस्कान रहती और आंखों में कुछ ऐसा था जो बता रहा था कि उसने यहाँ बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। नितिन ने आज तक कभी रात की ड्यूटी नहीं की थी। दिन में काम करना, शाम को कैबिन बंद करके अपने क्वार्टर लौट आना, यही उसकी आदत थी। मगर अब 15वां दिन आने वाला था और शिफ्ट बदलनी ही थी। जिस शाम शिफ्ट बदलनी थे, फिरोज नितिन के पास आया। उसके हाथ में लालटेन थे, चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी। डरने की कोई बात नहीं है, फिरोज ने कहा। रात को भी सब कुछ वैसा ही रहता है जैसा दिन में। बस एक बात याद रखना, पटरी के उस पार जो जंगल है, उधर से कोई अगर आवाज़ आए तो जाना मत। नितिन ने हैरानी से पूछा, कौन आवाज़ देगा? फिरोज ने सिर्फ इतना कहा, बस याद रखना, और अपनी पोटली उठाकर चला गया। बात को खुलकर बताए बिना उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि नितिन ने और सवाल करना ठीक नहीं समझा, मगर दिल में एक अजीब सी खटक रह गई। वो पहली रात थी, सर्दियों का मौसम था और दिन में जो ठंड महसूस होती थी, रात होते ही वो दोगुनी हो गई थी। कोहरा इतना घना था कि कुछ कदम आगे का भी ठीक से दिखता नहीं था। नितिन अपनी कैबिन में बैठा लालटेन की हल्की रोशनी में एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। थोड़ी देर पहले एक मालगाड़ी गुजरी थी और अब सुबह से पहले शायद ही कोई और ट्रेन आने वाली थी। फाटक पार करने वाला कोई इंसान तो दूर, कोई कुत्ता तक भी नजर नहीं आ रहा था। रात गहराती जा रही थी और सन्नाटा इतना घना था कि नितिन को अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रहे थे। तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, मदद के लिए बुला रहा हो। नितिन ने ध्यान से सुना, आवाज़ पटरी के उस पार जंगल की तरफ से आ रही थी। उसे फिरोज की बात याद आ गई। पहले तो उसने उस आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, अपनी किताब में दोबारा ध्यान लगाने लगा, मगर आवाज़ लगातार आती रही, कभी धीमी, कभी थोड़ी ऊंची, जैसे कोई औरत सिसक सिसक कर मदद मांग रही हो। और कहते हैं ना, जिस काम के लिए इंसान को मना किया जाए, उसी काम को करने का दिल सबसे ज़्यादा करता है। नितिन का दिल बेचैन होने लगा। उसने सोचा, शायद सच में कोई मुसीबत में हो, शायद कोई रास्ता भटक गया हो। ड्यूटी की जगह छोड़ना नियम के खिलाफ था, मगर इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है। आखिरकार उसने अपनी टॉर्च उठाई और पटरियां पार करते हुए जंगल की ओर बढ़ चला। कोहरे में चलना मुश्किल था। उसकी टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ कदम आगे तक ही जाती थी, बाकी सब कुछ धुंध में डूबा हुआ था। पटरियां पार करते हुए उसके पैरों के नीचे कंकड़ चरमरा रहे थे और हर कदम के साथ वो आवाज़ करीब आती जा रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वो जंगल के करीब पहुंचा। उसने टॉर्च घुमाकर इधर उधर देखा, तभी उसे ज़मीन पर एक बच्चा पड़ा हुआ नजर आया, शायद 4-5 साल का, चेहरा मिट्टी से सना हुआ, आंखें बंद। उसके बगल में एक औरत बैठी थी, सिर झुकाए। उसके कपड़े पूरी तरह से काले थे,
इतने काले कि अंधेरे में उसका शरीर जंगल के साए में घुल मिला सा गया था। नितिन के कदम वहीं ठहर गए। क्या हुआ? बच्चा ठीक तो है? उसने पूछा, मगर आवाज में पहले जैसी हिम्मत नहीं थी। औरत ने सिर नहीं उठाया, बस इतना भर कहा धीमी घुटी हुई आवाज में, मेरे बच्चे को बुखार है, घर तक छोड़ दो, सिर्फ इतनी सी मदद चाहिए। नितिन कुछ देर असमंजस में खड़ा रहा। उसके अंदर का इंसान कह रहा था कि मदद करनी चाहिए, मगर उसके अंदर कहीं और कोई चीज भी थी जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कुछ ठीक नहीं है। उसने टॉर्च की रोशनी औरत के चेहरे पर डालने की कोशिश की, मगर जैसे ही रोशनी उसके करीब पहुंची, औरत और झुक जाती, चेहरा छुपा लेती। घर कहाँ है आपका? नितिन ने पूछा। बस यहीं, जंगल के उस पार, औरत ने जवाब दिया। और इतना कहते हुए उसने बच्चे को गोद में उठाया और धीरे धीरे जंगल के अंदर की तरफ चलने लगी। नितिन को कुछ अजीब लगा। बच्चे का सिर औरत की गोद में बिल्कुल लुढ़का हुआ था, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो, मगर रात के सन्नाटे और कोहरे की वजह से शायद उसकी आंखें धोखा खा रही थी। ये सोचकर उसने उस ख्याल को झटक दिया, मैं ड्यूटी पर हूँ, ज्यादा दूर नहीं जा सकता, नितिन ने कहा। औरत रुकी नहीं, उसने पीछे मुड़कर सिर्फ इतना कहा, तो बस इतना बता दो, रास्ता किधर है? और आगे बढ़ती रही। नितिन के पास कोई चारा नहीं था, ना लौटना ठीक लग रहा था, ना आगे बढ़ना। आखिरकार उसने सोचा, बस थोड़ी दूर तक साथ चलकर रास्ता दिखा देगा, फिर लौट आएगा। वो उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर बढ़ता गया। जंगल के अंदर पेड़ इतने घने थे कि टॉर्च की रोशनी भी जैसे उनमें जज्ब हो रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई लकड़ी और सिली मिट्टी की मिली झुली बू। नितिन के पांव बार बार सूखी पत्तियों और टूटी टहनियों पर पड़ रहे थे, मगर औरत के कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन को छू ही ना रही हो। थोड़ी देर बाद नितिन को एहसास हुआ कि वो रास्ता बहुत देर से चल रहा है और कोई घर, कोई बस्ती कहीं नजर नहीं आ रही। उसने औरत को आवाज दी, अब और दूर नहीं जा सकता, मुझे वापस लौटना होगा। औरत रुक गई, बहुत देर तक खामोश खड़ी रही, पीठ नितिन की तरफ। फिर धीरे से उसने अपना सिर घुमाया, इतना घुमाया कि गर्दन एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ गई, मानो उसकी रीढ़ में कोई हड्डी ही ना हो। नितिन की रूह कांप गई। उस चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस दो गहरे काले गड्ढे थे और मुंह से एक ऐसी मुस्कान निकल रहे थे जो किसी इंसान की हो नहीं सकती थे। नितिन के हलक से चीख निकलने ही वाली थी कि उसके पैर खुद ब खुद पीछे की ओर भागने लगे। वो जिस रास्ते से आया था उसी तरफ भागा, ठोकरें खाते हुए, गिरते पड़ते, सांसें फूलती हुई। पीछे से कोई आवाज नहीं आई, ना कदमों की, ना पुकार की, बस एक भारी सन्नाटा था जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो आखिरकार पटरियों तक पहुंचा और हाँफता हुआ कैबिन के अंदर घुसा, तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और कांपते हाथों से लालटेन को और तेज कर दिया। रात भर वो आंख झपकाए बिना बैठा रहा, बाहर हर आहट पर चौंकता रहा। सुबह जब पहली ट्रेन की सीटी सुनाई दी, तब जाकर उसकी जान में जान आई। दिन में जब फिरोज आया, नितिन का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे, हाथ अब तक हल्के हल्के कांप रहे थे। फिरोज ने एक नज़र में सब कुछ समझ लिया। गया था ना उधर? फिरोज ने पूछा।
आवाज में कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पहले से पता हो। नितिन ने सिर हिला दिया और धीरे धीरे टूटे फूटे शब्दों में सारी बात बताई। फिरोज कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर चाय का ग्लास हाथ में लेकर बोलना शुरू किया। बात कई साल पुरानी थे। उस वक्त फिरोज इस फाटक पर नया नया आया था। उससे पहले यहाँ एक औरत और उसका बेटा रहते थे, फाटक के पास ही एक झोपड़ी में। औरत का पति रेलवे में मजदूरी करता था, मगर एक हादसे में चल बसा था। औरत अकेली अपने बेटे को पाल रहे थे। फाटक के पास भीख मांगकर, कभी कभार छोटा मोटा काम करके गुजारा करते थे। एक रात, सर्दियों की ही रात थी, बच्चे को तेज बुखार चढ़ गया। औरत घबराकर उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागी, जो जंगल के उस पार करीब 2 कोस दूर था। रास्ता पटरियों से होकर गुजरता था। उस रात कोहरा बहुत घना था और शायद उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दी, या शायद वो इतनी घबराई हुई थी कि उसे होश ही नहीं रहा। मालगाड़ी ने उसे और उसके बच्चे दोनों को पटरी पर ही ले लिया। उस वक्त के गेटमैन ने, जो फिरोज से पहले यहाँ था, बताया कि अगर फाटक ठीक वक्त पर बंद होता और सिग्नल ठीक से काम करता तो शायद वो दोनों बच जाते। मगर उस रात भी, जैसे आज से बरसों बाद होने वाला था, कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। उसके बाद से हर कुछ सालों में जब भी कोई नया गेटमैन इस फाटक पर आता है, खासकर वो जो रात की ड्यूटी पर पहली बार आता है, उसे वो आवाज़ सुनाई देती है। औरत अब भी अपने बच्चे को लेकर अस्पताल जाने की कोशिश करती है, हर रात, हर कोहरे में। और जो कोई उसके पीछे जंगल में जाता है, वो कभी लौट कर नहीं आता, सिवाय उन गिने चुने लोगों के जिन्हें वक्त रहते होश आ जाए और वो भागने में कामयाब हो जाएं। तो खुशकिस्मत है, फिरोज ने कहा, कि भाग आया, वरना जो उसकी आंखें देख लेता है वो फिर कभी अपने आप में नहीं रहता है। नितिन ने कांपती आवाज में पूछा, तो तुमने भी देखा है उसे? फिरोज ने सिर हिलाया, मगर इस बारे में और कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में वही पुरानी थकान थी जो नितिन को पहले दिन ही नजर आई थी। शायद फिरोज भी कभी उस रात से गुजर चुका था और उसके बाद से ही वो वक्त से पहले बूढ़ा हो गया था। उस दिन के बाद नितिन ने तबादले के लिए दरख्वास्त दे दी, मगर महकमे की फाइलों में महीने लग जाते हैं और तब तक उसे यहीं रहना था। उसने अपने मन को समझाया कि अब वो कभी रात की ड्यूटी पर अकेले बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई कितनी भी पुकारे। मगर डर इतनी आसानी से कहाँ जाता है। अगली बार जब नितिन की रात की शिफ्ट आई, उसने अपने साथ अपने भाई को बुला लिया, सिर्फ साथ बैठने के लिए। दोनों केबिन के अंदर बैठे, दरवाज़ा बंद, लालटेन की रोशनी में ताश खेलते रहें ताकि ध्यान कहीं और लगा रहे। रात के करीब 2 बजे वही आवाज़ फिर सुनाई दी, धीमी सिसकती हुई जंगल की तरफ से। नितिन के भाई ने पूछा, ये किसकी आवाज़ है? नितिन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और सिर्फ इतना कहा, कान बंद कर लो और बाहर मत देखना। रात भर वो आवाज़ आती रही, कभी करीब कभी दूर, जैसे वो औरत फाटक के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हो, इंतज़ार कर रही हो कि कोई बाहर निकले। मगर नितिन ने उस रात दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह जब रोशनी फैली तो कैबिन के बाहर मिट्टी पर छोटे छोटे नंगे पाँव के निशान थे, बच्चे के पाँव जैसे, जो पटरियों पर आकर अचानक गायब हो जाते थे। कुछ हफ्तों बाद नितिन का तबादला आखिरकार मंजूर हो गया। इस बार एक बड़े और भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर, जहां 24 घंटे चहल पहल रहती थी,
जहां अकेलापन और सन्नाटे के लिए कोई जगह नहीं थे। नितिन ने राहत की सांस ली, मगर जिस रात वो वहां से जा रहा था, फिरोज उसे छोड़ने स्टेशन तक आया। जाते जाते फिरोज ने एक आखिरी बात कही, उस औरत को कोई हराया नहीं जा सकता, बस बचा जा सकता है। और याद रखना, अगली बार किसी और गेटमैन को भी यही बात बताना। पटरी के पार जंगल से अगर कोई आवाज आए तो जाना मत। नितिन ने सिर हिलाया और ट्रेन में सवार होकर हमेशा के लिए उस फाटक को पीछे छोड़ आया। मगर बरसों बाद जब कभी सर्दियों की रात गहराती है और कोहरा घना होता जाता है, तो उसे लगता है जैसे दूर कहीं, बहुत दूर से कोई औरत जब भी अपने बीमार बच्चे के लिए अस्पताल का रास्ता ढूंढ रही है और हर नए गेटमैन के कानों में फुसफुसा कर पूछ रही है कि क्या कोई उसकी मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें डार्क फाइल्स।